प्यार भरी नमस्कार। आज हम एक बेहतरीन महिला से मिलवाने जा रहे हैं आपको, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, अध्यापिका रही हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ करती रही हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगी कि वो क्या करती रही हैं और आज उनकी इस किताब मन दर्पण का विमोचन भी किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विमला गुलानी जी की। वो आज हमारे साथ हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। वेलकम मैम। थैंक यू। मैम, आपकी ये 8th बुक रिलीज हो रही है जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये 21 कहानियों का संग्रह है जो कि सामाजिक कहानियाँ हैं। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट सामाजिक कहानियाँ लिखने में ही है। और ये जो कहानियाँ होती हैं ना, ये है मैंने अपने आसपास से ली है, अपने परिवार से, अपने मित्रजनों से, क्योंकि कहानियाँ हमारे आसपास ही होती हैं। तो इसके बारे में मेरा विचार है कि ये जो कहानियाँ हैं, 21 कहानियाँ हैं, ये बहुत ही पढ़ने लायक हैं और शिक्षाप्रद भी हैं। जैसे कि इसमें एक कहानी है वसीयत। वसीयत सबको पता है कि वसीयत की इतनी वैल्यू है। अब भगवान के आगे तो किसी का वश चलता नहीं, जानने वाला तो चला जाता है, लेकिन अगर वसीयत की हो ना और ना की हो तो चलता पता बाद में कि क्या उसका फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कहानियाँ लोगों को मोटिवेट भी करेंगी। जी जी। इसके अलावा कौन कौन सी कहानियाँ हैं इसमें? इसके अलावा जैसे इसमें एक कहानी है हक हक की परिभाषा। जैसे कुछ कुछ तो हमें सरकार हक दे देती है लड़कियों को, जैसे कि जायदाद में हक दे दिया, लेकिन क्या हमें वो हक मिल पाता है? इसमें एक कहानी मैंने ऐसी दी है जिसमें कि जो लड़की है वो अपना हक किस तरह मांगती है, क्योंकि हमें परिभाषा नहीं करनी, हमें वो हालात देखने होते हैं कि हमें लड़कियों को जो ज़रूरत है लेने की कि नहीं लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कि भी हम भाइयों से छीन के ले रहे हैं, ये तो समय ही बताता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो उसमें मैंने हक की परिभाषा के बारे में लिखा है। एक कहानी और है बेटी बहन बुआ। तो हम सब बेटियां घर की होती हैं, चाहे शादी हो जाए लड़कियों की, लेकिन घर से मोह नहीं छूटता बंदे का। लेकिन जब बेटी आ जाती है तो हम बहन को भूल जाते हैं और उसके बाद बुआ को तो कोई याद ही नहीं करता। तो मैंने इस तरह की कहानियाँ लिखी हुई हैं। एक कहानी और है एक कप चाय। कई बार हम ना बुज़ुर्गों की ओर ध्यान नहीं देते कि उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, तो कई बार वो एक कप चाय के लिए तरस जाते हैं, तो उसमें मैंने ना ये चीज़ दी हुई है। इस तरह हर कहानी अलग अलग से है। एक कहानी ऐसी लड़की की है जो थोड़ी सी हैंडीकैप है, अब लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको भी अपने ससुराल में वो सम्मान नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। ऐसे एक कहानी और है वही हार। हमारे समाज में क्या होता है कि हम जो दहेज तो चल ही रहा है, आज भी ख़त्म तो हुआ नहीं है, तो वो ना हम बहुओं की चीज़ आगे से आगे दे देते हैं। देने में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन कई बार ना इंसान की ना उससे कई भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो एक कहानी इस तरह से, मतलब औरतों की भावनाओं की, समाज की, आसपास की, इसमें मैंने कहानियाँ लिखी हैं। वैसे मेरा ये पहला कहानी संग्रह है, लेकिन मेरी बहुत सी कहानियाँ वगैरह अखबारों मैगजीनों में छप चुकी हैं। कितना टाइम लग गया आपको ये किताब लिखने में? अब टाइम की बात तो कुछ नहीं पता, कई बार तो एक कहानी 2 दिन में पूरी हो जाती है ना। कई बार ना सिर्फ हम किसी से एक घटना देखते हैं, एक घटना हमारे दिल को टच करती है, फिर उसको हम कहानी में पिरोते हैं, है ना। उसको कहानी में पिरोना पड़ता है ना, कहानी अपने आप नहीं बनती। उसके बारे में सोचना पड़ता है, कैसे करें, कैसे उसके शब्दों का करें चयन करें कि लोगों को वो अट्रैक्टिव भी लगे, है ना। तो मैं छोटी कहानी भी लिखती हूँ, लघु कथाएँ भी लिखती हूँ, है ना। तो ऐसे मैं मिनी कहानियाँ भी लिखती हूँ। कौन सी उम्र से आपने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी? एक्चुअली पता क्या है, कॉलेज लेवल से ही मैंने लिखा था। मेरे 2 आर्टिकल तो मेरे, अब ओवर मेरा कॉलेज था डीएवी कॉलेज, तो मेरे आर्टिकल वहाँ से छप गए थे। और मेरे पिताजी को बहुत शौक था पढ़ने का, वो बैंक में थे, तो उस ज़माने में तो लोग पढ़ते भी नहीं थे, जितनी मेरी उम्र है ना, तो लोग हमारे घरों में तो 5वीं पास भी नहीं करते थे, तो उनको शौक था पढ़ाई का, तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा माहौल दिया पढ़ने का। तो हमारे घर में उस ज़माने में भी अखबारें और पराग, नंदन, चंदन, चंदा मामा आते थे, तो मेरे को बहुत शौक था वो, मतलब पढ़ने का। तो मुझे लगा कि जैसे ना मैं कोई कहानी पढ़ रही हूँ, तो मुझे उसका कई बार ना एंड पसंद नहीं आता था। तो मुझे लगता कि अगर मैं ये कहानी लिखती तो इसका एंड मैं क्या करती, ठीक है ना। और कविताएं भी, मुझे पोइट्री भी बड़ी पसंद है और मुझे आर्टिकल बड़े पसंद हैं। मेरी जो पहले 3 किताबें लिखी हुई है ना, और इसके पहले 3 बुक्स मेरी हैं, उसमें मैंने 80 आर्टिकल कवर किए हुए हैं, जो कि हर विषय पे हैं। पर्यावरण पे भी है, अंगदान पे भी है, खुशी पे भी है, डर पे भी है, बचत पे भी है, सेहत पे भी है, योगा पे भी है। उसमें मैंने 80 के 80 आर्टिकल कवर किए हैं। 3 बुक्स तो मेरी वो हैं, 2 मेरी बच्चों की पोइट्री की भी हैं। एक है सन्नी बन्नी, सन्नी मेरी पोती का नाम है, तो मैंने उसको जब देखा ना बचपन में, तो मैंने उस हिसाब से उसको लिखा। फिर मैंने लिखी रंगला जंगल, उसको पशु बड़े पक्षी बड़े पसंद थे,
तो हमें भी पसंद है। तो वो मैंने पूरी की पूरी जंगल पे और पक्षियों पे आधारित लिखी, और उसको चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी ने प्राइज़ भी दिया था उस बुक को। और जो मेरी पहली बुक थी ना, वो मेरी थी पाकिस्तान के आने पे, माइग्रेशन पे, कि मेरे फादर वहाँ से आए थे। उसका नाम है स्मृतियों के आर पार। तो उसमें मैंने पूरी वही जो भी था, सबको पता ही है, जो भी उस समय हुआ था पार्टीशन के टाइम, हमारा परिवार भी वहीं से आया था, तो वो मेरी बुक उसके बारे में है। और अभी मैंने एक लेटेस्ट बुक लिखी थी, और अभी अमर स्मृतियाँ, वो मेरे एक कज़न है, जयपुर में रहते हैं, तो उनको था कि हमारी 7 पीढ़ियों पे लिखी जाए किताब। तो उन्होंने बहुत रिसर्च की इसके बारे में, ज़्यादा मेहनत तो उनकी लगी वैसे, लेकिन लिखा सारा मैंने ही है। तो हमने 7 पीढ़ियों को उसमें कवर किया है। ये मेरी 8वीं बुक है। और इसके अलावा मेरे बहुत से आर्टिकल छपे हुए और रेसिपीज़। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि रेसिपी एक्सपर्ट आपके बारे में हाँ कहा गया, हाँ 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 उसमें हाँ। क्या खास है, आप क्या हटके करवाते हो, बताते हो? देखिए, मैं पता क्या है, मैं ना मॉडर्न तो चीज़ें बना नहीं सकती। अगर मुझे कहेगा कि मोमोज नूडल्स, वो मेरे ही वो ज़्यादा वो नहीं है। मैं ट्रेडिशनल डिशेस बनाती हूँ। मेरे को शुरू से शौक़ था ट्रेडिशनल डिशेस का। हमारी माएँ हमें बहुत कुछ सिखाती थी उस ज़माने में, तो मेरा शौक़ था। तो मैंने वो मतलब किया। और फिर ना मेरे मन में आया कि मैं जब पढ़ती थी ना कोई भी चीज़, तो मन में था कि मैं भी लिखूँ। तो मैंने वो रेसिपीज़ वगैरह बना के लिख के भेजी भूजी, मेरी कोई छपी नहीं वैसे पहले। तो ये बड़ा हुआ है कि छपती क्यों नहीं मेरी। तो फिर मैंने ना किसी आप जैसे बंदे से बात की, जो पत्रकार मिला मेरे को एक, तो वो कहता कि आप ना फोकस नहीं करते हो भी, आपने किस चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हो। भी जैसे पनीर है सपोज करो, तो आप पनीर को हाईलाइट करो ना। फिर मुझे लगा कि मैंने ना मतलब लिखा। तो मेरी पहली रेसिपी छपी थी यहीं के एक अखबार में, बड़े अखबार में। तो मुझे पहली बार सीधा आया था प्राइस 1100 रुपये का, और वो एक सैलड था। तो उसके बाद फिर मेरा हौसला बड़ा बढ़ गया। फिर मेरे बहुत सी रेसिपी छपी हुई हैं अखबारों में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, लेकिन सब ट्रेडिशनल है। और मेरी रेसिपीज़ को बड़े प्राइज़ भी मिले हुए हैं। एक अखबार से मुझे 5100 और कितने कितने प्राइज़। रेसिपीज पे बुक नहीं आपने लिखी? नहीं, मैंने बुक नहीं लिखी। मुझे बुक के बारे में कहा गया था, नीचे लगा था कि बुक्स बहुत आ चुकी है, रेसिपी बुक आ चुकी है। और एक और पता क्या बात होती है, उसके लिए बड़ी फ़ोटो खींचनी, बड़ी टीम वर्क होता है। तो मैं फिर मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाती थी। फिर मैं लिख के भेजी, और मुझे उसी के ही प्राइस बहुत सारे मिले। आप रेसिपीज़ बनाते हो, आप किताबें लिखते हो, तो जाते जाते लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे, जो आपको लगता है कि आपको किताबों से लोग जो पढ़े उनको एक मैसेज मिले कि इस तरह से होना चाहिए या इस तरह से करना चाहिए? मेरा देखो पहला मैसेज तो ये है कि सबको अपनी स्टडी के में ध्यान देना चाहिए। आज के बच्चों को जो भी है, स्टडी की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा, मैं जैसे जो मेरी उम्र है, तो मैं ये कहूँगी कि हर बंदे को ना अपने शौक़ पालने चाहिए। कभी ना कभी कोई शौक़ पालना चाहिए कि उम्र के किस पड़ाव पे आके आप जब वेले हो जाते हो। जैसे मैं रिटायर हो गई थी, तो मुझे रिटायर हुए 2009 में मैं रिटायर हो गई थी। तो उसके बाद उल्टा मैं इतनी बिजी हो गई हूँ ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं लगता। तो आपका टाइम अच्छा पास होएगा उस हिसाब से। और मेरे को समाज से भी बड़े प्राइज़ मिल चुके हैं, बड़ी साहित्य सभाओं में मैं जाती रहती हूँ, है ना। तो उनसे भी मुझे कई तरह के बेस्ट एंकर, पर्सनैलिटी ऑफ द इवनिंग, है ना, इस टाइप के भी मुझे प्राइज़ मिल चुके हैं। तो मन की खुशी तो होती ही है। और आप समाज सेवा भी कर सकते हो। मैं ना देखो ऐसे निकल के समाज सेवा नहीं करती, लेकिन मैं अपने आस पास, जैसे मेरी मेड होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, या जैसा भी कुछ होता है ना मेरे से, जो मेरे से हो सकता है, तो मैं उनकी कोशिश करती हूँ। मेरी औरतों के मेरे मन में कुछ ज़्यादा है, ही सॉफ्ट कॉर्नर मेरे मन में औरतों के प्रति ज़्यादा है। हमारे समाज में आज भी औरतों की वो स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए। मैंने तो एक कहानी लिखी थी कि औरत को वही मिलता है जो उसके घर वाले चाहते हैं या उसका पति चाहता है, उसके बाद उसका कोई दायरा नहीं बन सकता होता। तो अगर औरत एजुकेटेड होगी, वो अपने आप से आर्थिक स्वतंत्र होगी, तो वो आगे बढ़ पाएगी। मेरा ये मानना है कि बैलेंस चाहिए लाइफ में। मेरा ये संदेश है सबको कि हम ये नहीं कह सकते कि ये कपड़े पहनो या ऐसे कपड़े पहनो, या रात को घर से बाहर ना जाओ, या क्या। मतलब औरतों को अपनी लक्ष्मण रेखा खुद ही डिसाइड करनी है, कोई और नहीं करेगा आपके लिए आगे। और अपने हकों के लिए जो लड़ना है ना हमें, वो भी कुछ जायज़ होने चाहिए हमारे लिए, मेरे विचार में तो मतलब, ठीक है ना। तो हमें अपनी सीमा रेखा है ना, वो खुद ही डिसाइड करनी है, मेरा ये मानना है। बाकी तो अपनी भी मर्जी होती है, जो भी करता है। और मैं तो ये कहूँगी, लड़कियाँ जितना मर्जी पढ़ लिख लें, जो मर्जी कर लें, उन्हें घर के कामों में तो इंटरेस्ट लेना चाहिए। जो आपके बच्चे होंगे ना, वो जो आपकी बनी हुई चीज़ होगी ना, उसको खा के जितना खुश होंगे ना, वो मेड की बनी खा के खुश नहीं होंगे।
ये थे हमारे साथ विमला जी, जिन्होंने अपने बारे में बहुत सी बेहतरीन बातें हमें बताई और ये भी बताया कि हम किस तरह से समाज के प्रति अपना नज़रिया बदल सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। औरतें बेशक स्वतंत्र जीवन जी रही हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है एक लक्ष्मण रेखा अपने लिए खींच के रखना। फिर से किसी बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ मिलवाएंगे, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहेंगे चंडीगढ़ न्यूज़ वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।